Hello students, our next topic in this chapter is joint stock company. See children, this topic is very new to you. Understand first the meaning. Joint मतलब क्या? दो को मिला के, ठीक है. और स्टॉक मतलब क्या होता है? नाउ इन जनरल अगर कोई ऐसे भी किसी को कोई पूछे कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो स्टॉक का मतलब तो जनरली आप लोग यही बोलोगे कि मैम इट रेफर्स टू गुड्स. जो भी गुड्स होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो क्वांटिटी है या जो गुड्स है जिसको सेल करने के लिए रखा है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक. अगर आप डिक्शनरी देखोगे मीनिंग तो ये मीनिंग आपको मिलेगा. बट हियर इन BST वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट मीनिंग ऑफ द स्टॉक. यहाँ पे हमें स्टॉक का मतलब क्या है बहुत ध्यान से सुनो. सी चिल्ड्रन, स्टॉक मीन्स वॉट? वेन एवर पीपल वॉन्ट टू डिपॉजिट देयर मनी, तो वॉट डू? दे गो टू द बैंक एंड देन दे डिपॉजिट द मनी. लोग अपने पैसों को सेविंग के लिए कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं ना हम लोग अपने, ठीक है. सो लोग अपनी जो इनकम होती है, वॉट एवर इनकम जो होती है, हम उसको कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं. और बैंक में रखने के अलावा कुछ और जगह भी ऐसी होती है जहाँ पर वेयर वी कैन कीप आवर इनकम एंड वी कैन गेट अ गुड प्रॉफिट. ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हम अपनी इनकम रख सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है. तो इस चीज़ को करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए लोग क्या करते हैं? कंपनीज़ के शेयर परचेज़ करते हैं. कंपनीज़ के शेयर परचेज़ करने का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो. मान लो मतलब कोई कंपनी है, जैसे उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, ठीक है. अब इस ABC लिमिटेड को एग्जिस्ट होने में कितने पैसों की ज़रूरत है? 10,000 करोड़. 10,000 करोड़ पैसे चाहिए. अब 10,000 करोड़ रुपए तो इनके पास होते नहीं है, तो कंपनी के जो ओनर हैं वो इन पैसों को किसके पास से इकट्ठा करते हैं? दे कलेक्ट दिस मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक. और हाउ दे कलेक्ट? दे कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. वो अपनी कंपनी के शेयर मतलब क्या? हिस्सा. मतलब एक छोटा सा माइन्यूट सा टुकड़ा. मान लो वो एक शेयर बेचेंगे 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का एक शेयर बेच देंगे. ऐसे 10,000 ऐसे बहुत सारे वो शेयर, अपने छोटे शेयर लोगों के लिए मार्केट में सेल करने के लिए रखते हैं. तो जो भी इंटरेस्टेड होता है, जिसको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है, अच्छी कंपनी होती है तो लोगों को पता है कि दे कैन गेट अ गुड रिटर्न. सो लोग क्या करते हैं? उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं. तो जब लोग शेयर खरीदते हैं तो वो उस कंपनी के क्या हो जाते हैं? दे ऑल्सो बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी. ओके. तो कैपिटल विच इज़ रेज्ड बाय द कंपनी और द कॉरपोरेशन, उसको भी हम स्टॉक बोलते हैं. यहाँ पे स्टॉक का क्या मतलब हुआ? अ कैपिटल मतलब मनी, पैसा, विच इज़ रेज्ड बाय द कंपनी और द कॉरपोरेशन, ठीक है. और शेयर कैसे करते हैं? शेयर बेच के पैसा कमा सकते हैं लोग, ठीक है. तो कंपनी किसी के भी साथ कोई भी कंपनी अपना शेयर मार्केट में रेज करने के लिए एक अमाउंट बता देती है कि वी आर इशूइंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे बाय दो शेयर्स, ठीक है. ये आपको और डिटेल में क्लास 12 में जैसे जैसे आप जाओगे समझ में आएगा. बट यहाँ पे स्टॉक का मतलब मुझे सिर्फ ये बताना है कि वो गुड्स नहीं होता जो हमारे पास बेचने के लिए रखा है. इसका मतलब ये है कि कैपिटल विच इज़ रेज्ड बाय द कंपनी और बाय द कॉरपोरेशन. अब कंपनी मतलब क्या? आपको पता है ये कंपनी मीन्स व्हाट? जहाँ एक से ज़्यादा लोग एक साथ मिलके कुछ काम करते हैं. मतलब दे शेयर द थिंग्स टुगेदर, एक साथ लोगों का एक साथ रहना. सो दिस वॉज द सिंपल मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आई थॉट कि मैं आपको इसका मीनिंग थोड़ा स्टार्टिंग से समझा दूँ. देखो, इन दिस मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव क्रिएटेड द नीड फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस. सो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट क्रिएटेड. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आती है, ठीक है, फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब लार्ज स्केल पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक बहुत अच्छा, इट इज़ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑपरेटिंग द बिजनेस. नाउ सी व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन. कंपनी क्या होती है? इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग, ध्यान से सुनो, फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़. मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए कुछ लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं. एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस. उनका एक लीगल स्टेटस होता है, मतलब उन्होंने अपना जो भी कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया होता है. सो दे हैव गॉट अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. उनके मेंबर्स इंडिपेंडेंट होते हैं. नाउ सी द फीचर्स ऑफ दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है. फर्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन. देखो आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है? देखो
बिकॉज द कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी तो है लॉ से क्रिएटेड है. सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग नो बॉडी, नो सोल एंड नो कंसाइंस. ठीक है, दैट इज इट कैनॉट ब्रीथ, ईट, रन और टॉक. क्या वो कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान तो है नहीं कि वो हाँ सांस ले सकती है, खाना खा सकती है, हमारे से बात कर सकती है. बट लाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी कैन ओन व्हाट, प्रॉपर्टी, इनकर डेट्स, उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, उनके पास कर्ज भी हो सकते हैं, डेट्स, दे बोरो मनी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, स्यू एंड बी स्यूड. स्यू मीन्स दे कैन फाइल अ केस, और उनके ऊपर भी कोई केस कर सकता है. ठीक है, इट कैन कंडक्ट अ लॉफुल बिजनेस एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद दी others. That is why it is said that it is a artificial person. Next is separate legal entity. Separate legal entity means on incorporation, means जब वो कंपनी एग्जिस्ट होती है, on incorporation a company acquires, क्या क्या एक्वायर करती है कंपनी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ. कानून के नज़र में एक उनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है. So that is why it is said that it is having a separate legal entity. The assets and liabilities of the company are separate from those of its owners. मतलब जो ओनर के assets और liabilities हैं और जो कंपनी के, वो दोनों क्या होते हैं, दोनों अलग होते हैं. Then formation फीचर है, दूसरा फीचर थर्ड फीचर कौन सा है, फॉर्मेशन. The formation of a company is a time consuming, expensive and complicated process. उसको फॉर्म करना बहुत एक मतलब टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. देन नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी हैज़ अ परमानेंट और परपेचुअल एग्जिस्टेंस, दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ. मतलब इसका जो एग्जिस्टेंस है किसी भी मेंबर की डेथ से फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म या फिर उसमें हमने पढ़ा था ना. सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी वंस डेथ. इंसॉल्वेंसी बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको मीनिंग, coming or going of the members. As company is creation of the law, because company जो है it is created by law, it can be brought to an end only by law. Only law can end this joint stock company. It will cease to exist only when specific procedure of winding up is followed. The next is control. The ownership and management control are in two different hands. किस किस के हाथ में होता है कंट्रोल, एक होता है शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स. जो लोग उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो उसके ओनर तो होते ही हैं, बट द कंपनी इज़ मैनेज, कंपनी को मैनेज कौन करता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अपॉइंट करते हैं किसको, टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स को. मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसको किसको अपॉइंट करते हैं, उन्हें पता है कि हमको कौन कौन से मैनेजरियल कैटेगरी के लोग चाहिए, हमारा कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Why? Because they appoint the top management officials for running the business. ठीक है. Then directors are the legal representatives. उस कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो कौन होते हैं, they are the legal representatives and are directly accountable to the shareholders. Means directly shareholders को वो ही जवाब दे सकते हैं कि उनकी कंपनी कैसे चल रही है. शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट, मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर ले लिया तो मैं शेयर होल्डर तो हो गई हूँ, बट आई डोंट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस. हमें कंपनी के डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस करने का हक नहीं है. नेक्स्ट इज लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी. मतलब लायबिलिटी बस उनकी उतनी ही है कि जितना कैपिटल उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है मेंबर्स ने. अगर कंपनी में ह्यूज लायबिलिटीज़ है तो शेयर होल्डर्स को भी पूछ सकते हैं या शेयर होल्डर्स को भी बोला जा सकता है कि आप कंट्रीब्यूट करिए द अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर्स. मतलब जो उनके शेयर्स का जो अनपेड बैलेंस है, देन द शेयर होल्डर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट द अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर्स. क्रेडिटर्स कैन सेटल देयर क्लेम्स. क्रेडिटर्स मीन्स व्हाट, जो लेनदार होते हैं, जो कंपनी को मतलब कंपनी को जिन्हें पैसा देना होता है उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स कैन सेटल देयर क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. क्रेडिटर्स को लगेगा कि ये कंपनी डूब रही है और हमारा पैसा इस कंपनी में फंसा हुआ है, तो वो लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं, कंपनी के एसेट्स को क्लेम करके. एंड द शेयर होल्डर्स कैनॉट बी आस्क्ड टू पे द कंपनीज डेट्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर होल्डर्स को कोई नहीं बोलेगा कि आपको कंपनी का जो डेट है वो पे करना है. सो दे आर एक्चुअली नॉट रिस्पॉन्सिबल. देन नेक्स्ट फीचर इज कॉमन सील. अब देखो कॉमन सील मतलब क्या होता है, अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील. कॉमन सील मतलब एक उनका कॉमन स्टैम्प जो होता है. इफ़ अ कंपनी हैज़ अ कॉमन सील इट मस्ट बी एफिक्स टू द डॉक्यूमेंट्स
सच एज एग्रीमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अगर उसकी कोई कॉमन सील है तो वो कहाँ फिक्स होनी चाहिए? टू द डॉक्यूमेंट्स, जैसे कंपनी के एग्रीमेंट्स होते हैं, इट शुड बी फिक्स्ड ओवर देयर। अगर कंपनी डज नॉट हैव अ डॉक्यूमेंट सील, ठीक है, अगर कंपनी के पास डॉक्यूमेंट सील नहीं है तो देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स शुड बी ऑथराइज्ड बाय बोर्ड्स रेजोल्यूशन। तो जो इंसान साइन कर रहा है ही शुड बी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड्स रेजोल्यूशन, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी से सब हो सकता है। द नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। इन अ कंपनी द रिस्क ऑफ लॉसेस इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। सारे शेयर होल्डर्स को भी रिस्क बेयर करनी है। इन द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो ऑल द शेयर होल्डर्स हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है अप टू दैट एक्सटेंट। हेंस रिस्क ऑफ लॉस गेट स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ पे रिस्क, जैसे सोल पार्टनरशिप, सोल ट्रेडिंग में क्या था, रिस्क बेयरिंग एक अकेले इंसान के पास थी। यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर्स के पास वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि किसने कितना कैपिटल लगाया। देन लास्ट इज एक और है यहाँ पे, अच्छा हो गया। सो दीज वर ऑल द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखो मेरिट्स देख लो। मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये सब आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा वंस यू रीड दिस। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब यहाँ पे क्या है, द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, मतलब वहाँ तक उनकी लायबिलिटी है बस। देन सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो शेयर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कोई भी उसको ट्रांसफर कर सकता है, मतलब एक जन से दूसरे के नाम पे इशू कराना। सो अ शेयर होल्डर कैन डिस्पोज ऑफ हिज शेयर्स एट एनी टाइम when the market conditions are favorable or he is in need of a money. So the ease of transfer of ownership avoids blockage of investment and makes the company a favorable avenue for the investment purposes. Then is perpetual existence. Perpetual का existence का meaning ये होता है, a joint stock company always enjoys perpetual existence. Change in its ownership and management. अगर मैनेजमेंट कोई चेंज होती है या जो उसके ओनर्स हैं कंपनी के, अगर वो चेंज होते हैं तो क्या होगा, इट विल नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी। कंपनी की कंटिन्यूटी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। इसका मतलब दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड। उसका जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो कंपनी को लिक्विडेट करना है, डिसॉल्व करना है, तभी वो कंपनी क्या हो सकती है, बंद हो सकती है, अदरवाइज नो। दैट इज व्हाट दिस इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यू ऑलवेज रिमेंबर ऑल दिस वर्ड्स मीनिंग्स हैं चिल्ड्रन। स्कोप फॉर एक्सपांशन। स्कोप फॉर एक्सपांशन मीन्स व्हाट, एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अ कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसे आपको सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप में मैंने बताया था कि वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, राइट। पार्टनरशिप में भी रिसोर्सेज कम होते हैं क्योंकि कम लोग हैं तो कम पैसा लगाएंगे। यहाँ पे इसको एक्सपांशन कैसे हो सकता है, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा रिसोर्सेज आएगा। कैसे रिसोर्सेज आएगा, वो लोग ज़्यादा पैसा लेके आएंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के, ठीक है। सो मोर ओवर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। और बाकी के एक बात और है, यहाँ पे कैपिटल जो है पब्लिक से भी ले सकते हैं एज वेल एज लोन्स भी ले सकते हैं यहाँ तो बैंक से ये लोग, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इनको लोन दे देती है बहुत आसानी से क्योंकि ये बड़ी कंपनीज होती है। पब्लिक भी पैसा देती है, बैंक्स भी देती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी देती है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दे हैव अ वेरी लार्ज स्कोप फॉर एक्सपांशन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अ कंपनी कैन एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट। कंपनी जो होती है उसके पास देखो बहुत अच्छा रिसोर्सेज होता है, जैसे मैंने बताया। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए दे कैन एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस। मतलब उन्हें पता है कि उन्हें कौन कौन से एरिया में कौन इंसान किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड ढूंढना है। सो द लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस फैसिलिटेट डिविजन ऑफ वर्क। सो एज अ रिजल्ट ईच डिपार्टमेंट डील्स विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कंपनी में क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है। जैसे कोई वेयर हाउस का कोई हेड हो गया, कोई अपना HR का हेड हो गया है, कोई फैक्ट्री का है, या फिर कोई सेल्स और परचेज के अलग अलग हेड्स हो जाते हैं। तो उनको अपॉइंट करने के लिए उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस देखे जाते हैं। सो इट दैट इज़ व्हाई इट इज सेड दैट इट इज़ प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पीपल बिकॉज एज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द। अब देखो
कंपनी की जो बैकडोर होती है, जो कंपनी किसके हाथ में होती है, बड़े बड़े मैनेजमेंट्स के हाथ में, जो बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड होते हैं. तो दे हैव गॉट अ स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड नॉलेज विच रिजल्ट इन बैलेंस्ड एंड रैशनल डिसीशंस, जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी बहुत ईजिली राइज कर जाती है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, दैट इज लिमिटेशंस. अब देखो लिमिटेशंस क्या है. पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं इसको बाकी के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. इसको फॉर्म करना एक झंझट वाला काम है. क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, क्यों? इसमें टाइम ज़्यादा लगती है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, इसके प्रोसीजर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि मैंने बताया, इसको लीगली रजिस्टर करना होता है, तो इसका एक्सटेंसिव नॉलेज अगर लीगली हो तो ही वो यूज़फुल है. सेकेंड डिसएडवांटेज इसमें क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जो कंपनी का एक्ट होता है, कोई भी पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे मैंने बताया था ना, सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप में उसको, जो कंपनी का ओनर है, उसको अपनी कंपनी की डिटेल्स टाइम टू टाइम लोगों को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे तो इनको अपनी जो डिटेल्स है, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज में पहुँचानी होगी. सच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक. वो इन्फॉर्मेशन हमें भी मिल जाती है. एज अ रिजल्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी. थर्ड डिसएडवांटेज इज़ व्हाट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. देखो, ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या है, सेपरेटली होते हैं, विच लीड्स टू अ सिचुएशन इन विच देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स. ओनर्स कोई और होते हैं, ठीक है, जो उनके कंपनी के मालिक होते हैं वो कोई और होते हैं, और कंपनी को रन कौन करता है, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है. तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं. ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है कि एफर्ट कौन कितना कर रहा है. मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें एफर्ट कौन करता है, जो लोअर ग्रेड के लोग होते हैं, जैसे वर्कर्स हो गए, स्टाफ हो गए. तो मेहनत तो ये करते हैं, बट रिवॉर्ड इन्हें नहीं मिलता. रिवॉर्ड किसको मिलता है, रिवॉर्ड तो टॉप मैनेजमेंट को मिल जाता है. बट पीपल कांट गो एंड कंप्लेन टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट. तो ये हो गया. अच्छा, इसमें एक बात और है, देयर इज़ अ लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट. यहाँ पे क्या है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है on the part of the officers of a company. It is very difficult to go to the officer and every time to complain about the things. So moreover, large size, कंपनी का साइज़ बहुत लार्ज है, जो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ओनर्स के लिए या मैनेजमेंट्स के लिए, ताकि एक पर्सनल कांटेक्ट रखे. अब देखो, कोई भी कंपनी में मान लो हर लेवल के एम्प्लॉय है, कोई स्टाफ है, कोई मैनेजमेंट होता है, कोई ओनर है, सबसे बड़े ओनर्स होते हैं, फिर डायरेक्टर्स के बाद जो मैनेजरल कैटेगरी, फिर स्टाफ, फिर वर्कर्स. अब इन सब के बीच में कोई, मतलब जो एक वर्कर है, मान लो वर्कर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहे अकॉर्डिंग टू द कंपनी मैनेजमेंट, सो देर इज़ नो एनी सच कॉन्टैक्ट, ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होती है. इसलिए ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि ओनर्स और मैनेजमेंट तक पहुंचना या पर्सनल कांटेक्ट रखना, मतलब मैनेजमेंट या ओनर्स को हर एम्प्लॉय के साथ पर्सनल कांटेक्ट रखना, ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है. इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. या फिर अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है, अपने स्टाफ या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तो रख नहीं सकते. सेकेंडली, अपने कस्टमर्स या फिर अपने क्रेडिटर्स के साथ भी वो पर्सनल कांटेक्ट नहीं रख सकते. देन और कौन सा डिसएडवांटेज है, हाँ, यस, न्यूमरस रेगुलेशंस. दुनिया भर के रेगुलेशंस होते हैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में. क्यों? क्योंकि जो फंक्शन होता है कंपनी का, इट इज़ सब्जेक्ट टू लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़. जैसे मैंने बताया, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है. तो कंपनी के ऊपर एक बर्डन होता है बहुत ज़्यादा, मतलब रेस्ट्रिक्शंस होता है. किस के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कंपनी की ऑडिट करवानी है, वोटिंग होती है ना कंपनी में, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स होता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, या फिर सर्टिफिकेट लेके आना वेरियस एजेंसी से. तो ये सब बहुत सारे रेगुलेशंस हो जाते हैं. तो ये सारा प्रोसेस क्या है, बहुत सारा टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव है, और ये रिड्यूस करता है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस को, राइट. नेक्स्ट लिमिटेशन इज डिले इन डिसीजन मेकिंग. इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन टेकिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना उन लोगों के लिए एक बहुत लंबा
टाइम प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन आइदर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आर रेफर्ड टू द जनरल मीटिंग। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं या फिर वो लोग इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं कि कंपनी की जो जनरल मीटिंग होगी हम उसमें लेंगे। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में डिले हो जाता है डिसीजंस में, बट ऑल्सो इन एक्टिंग अपॉन दैम, और कोई एक्शन भी नहीं हो पाता है। सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ खो जाती है बिकॉज ऑफ डिले इन डिसीजन मेकिंग। I hope students you might have understood all these disadvantages. The sixth one is oligarchic management. In theory अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी जो होती है एक डेमोक्रेटिक होती है. It appears to be a democratic. क्यों डेमोक्रेटिक? Because directors are elected representatives of the shareholders. डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स, ठीक है. सो दे आर इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं. जबकि रियलिटी में मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगार्की, दैट इज रूल बाय अ फ्यू. अगर हम लोग देखेंगे इन रियल लाइफ में, हाउएवर इन रियलिटी इफ़ यू सी कि कोई भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगार्की. ओलिगार्किक है ना यहाँ पे, मतलब रूल बाय अ फ्यू. ओलिगार्की का मतलब क्या है? खाली कुछ लोग जो होते हैं वो उस कंपनी को रूल करते हैं, राइट. अब शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी भी घबराए हुए होते हैं, और वो नहीं घबराए नहीं सॉरी वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं. शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो तो अब आपको पता ही है, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में लोग होते हैं उसके शेयर्स खरीदने के लिए. तो शेयर होल्डर्स कहाँ होते हैं? दे आर स्कैटर्ड और दे आर डिसयूनाइटेड. सो दे डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन कंपनीज मीटिंग. उनके पास तो कोई टाइम ही नहीं होता है कि कंपनी की हम एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करें. देन एक लास्ट वन लिमिटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट. देर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. जैसे अगर इफ़ एम्प्लॉयज़ में बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, अगर एम्प्लॉयज़ सोचे कि हमारी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, इफ़ आवर सैलरी इज़ हायर, तो कंज्यूमर में डिज़ायर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अगर सैलरी वो लोग अच्छी देंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा? अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे लो प्राइजेस में. एंड शेयर होल्डर्स में आस्क फॉर हायर डिविडेंड्स. अगर कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. अच्छा, शेयर होल्डर्स को शेयर पैसा इन्वेस्ट करते तो उसको मैंने बताया था कैपिटल बोलते हैं. इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता है? इन रिटर्न उन्हें कुछ प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड. सो शेयर होल्डर्स विल गेट अ गुड डिविडेंड, ठीक है. इन दिस वे शेयर होल्डर्स विल गेट अ गुड डिविडेंड. सो दीज डिमांड्स पोज प्रॉब्लम्स एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू satisfy such diverse interest. So these were the limitations of this joint stock company. In the next video we are going to study about types of companies.